हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइव प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में हम बात कर रहे थे और हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बारे में। चलिए, अभी तक आपने रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें हमने समझी हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को समझा है और आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझा है। इसके अलावा हमने बात की है थोरैसिक कैविटी के बारे में। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, थोरैसिक चैम्बर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। जब हमने थोरैसिक कैविटी की बात की थी तो हमने दो लेयर के बारे में बात की थी। आपने कहा था यहाँ पर आप बात करें पैराइटल फ्लूरा के बारे में और विसिरल फ्लूरा के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की है प्लूरल फ्लूइड के बारे में, जो कि यहाँ पर क्या पैराइटल फ्लूरा और विसिरल फ्लूरा के बीच में जो खाली जगह है वहां पर एक फ्लूइड पाया जा रहा था। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर, आपने कहा कि जो आपका लंग्स होते हैं, जो आपका लेफ्ट लंग है वो दो पार्ट में डिवाइड है और एक जिसे आप कह रहे हैं यहाँ पर ऑब्लिक फिशर, दोनों में पाया जाता है ये, और दोनों में ऑब्लिक फिशर पाया जाता है। लेकिन राइट जो आपका लंग है उसमें एक और आपका पार्टीशन पाया जाता है जिसे आप हॉरिजॉन्टल फिशर यहाँ पर कह रहे थे। इसके अलावा हमने बात की है थोरैसिक चैम्बर के बारे में। थोरैसिक चैम्बर में आपने समझा कि थोरैसिक चैम्बर में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। आपका वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड होता है, स्टर्नम आपके इंक्लूड होती हैं, आपके इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, डायफ्राम आपका होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, इंक्लूड होती हैं। इसी के साथ हमने स्टार्ट कर लिया था यहाँ पर रेस्पिरेशन के पहले स्टेप को, दैट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में आपने इनहेल और एक्सहेलेशन दोनों चीजें समझनी है। आपने कहा जब आपने इनहेल किया दो मसल्स वहां पर क्या थी, आपकी काम कर रही थी। कौन कौन सी वो मसल्स थी, आपने कहा इंटरकॉस्टल मसल्स है। अब इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बोला था ये है आपका बीच में स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम है आपका, और यहाँ पीछे आपका क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। यहाँ से आपके क्या आ रहे हैं, आपने कहा रिब्स प्रकार से आ रहे हैं। अब ये हम पोस्टीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं। पोस्टीरियर यानी कि हम पीछे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंटीरियर में आपका क्या है, एंटीरियर में आपका अपने चेस्ट में फ्रंट में क्या होगा, स्टेनम होगा। ये चीजें हमने डिस्कस की थी जब हम बात कर रहे थे थोरैसिक चैम्बर के बारे में। आपने कहा ये रिब्स इस प्रकार से यहाँ से आती चली जा रही हैं, ठीक है, प्रकार से आपके रिब्स आते चले जा रहे हैं। आपने कहा ये जो रिब्स हैं इनके बीच में मसल्स पाई जा रही हैं जिसे आप क्या कह रहे हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स कह रहे हैं। दो प्रकार की आपने बोली थी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है। इसके अलावा आपने कहा ये डायफ्राम वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ये डायफ्राम वाला पोर्शन है। ये थोरैसिक कैविटी आपकी, एब्डोमेन कैविटी आपकी आ जाती है, ठीक है, क्लियर है। इंटरकॉस्टल मसल्स में आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपने कहा ये छोटी होगी, ये सिकुड़ेगी। जब ये सिकुड़ेगी ये क्या करेगी, यहाँ पर जो आपके रिब्स हैं उन्हें क्या करेगी, वहां पर उन्हें भी खींचेगी। तो आपके जो रिब्स इस प्रकार से थे अब रिब्स ऐसे यहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि रिब्स जो है यहाँ पर खुल जाएंगे। आपने कहा जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपका डायफ्राम आ जाता है। तो जो आपके रिब्स हैं वो इस प्रकार से खींच रहे हैं। आपके रिब्स जब इस प्रकार से खींचे तो यहाँ पर आपके क्या पड़े हुए हैं, लंग्स पड़े हुए हैं। आपने कहा क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, आपने कहा थोरैसिक कैविटी से है। थोरैसिक कैविटी कहाँ पर है, आपने कहा थोरैसिक चैम्बर में है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। हमने क्या बोला था, थोरैसिक चैम्बर की जब हमने बात की थी हमने कहा था जो थोरैसिक चैम्बर है आपने इस प्रकार से कट किया होगा। ये अंदर आपका थोरैसिक कैविटी थी, ये आपके लंग्स पड़े हुए थे। आपने कहा यहाँ पर आपका स्टर्नम आ रहा था, यहाँ पर आपका वर्टिब्रल कॉलम था, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। इस प्रकार से आपने बोला कि यहाँ से जो हैं वो क्या आ रहे हैं आपके, आपने कहा यहाँ से रिब्स आ रही है, ये क्या है, रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स इस प्रकार से हैं जो कि आप फील भी कर सकते हैं इस प्रकार से। यही हमने बात की थी, आपका पूरा जो थोरैसिक चैम्बर था वो यही था, ठीक है। अब हमने क्या बातें की हैं, ये आपका एब्डोमेन आ जाता है। यहाँ पर क्या है, आपके इंटरकॉस्टल मसल्स आ जाते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स ने, अब आप देखिए कि आपकी क्या है, थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी किसमें, आपके थोरैसिक चैम्बर से कनेक्टेड है। तो आपने कहा एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि एयर टाइट आपका चैम्बर आता है। आपने कहा ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये नीचे, ये डायफ्राम भी नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे स्पेस आ गया है, ठीक है। आपने कहा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये जो रिब्स हैं उन्हें नीचे की ओर क्या करेंगी, पुश करेंगी, और आपके यहाँ पर जो लंग्स है वो भी नीचे की ओर पुश होंगे, ठीक है। इस
इससे क्या होगा, आपके लंग्स का साइज बढ़ेगा। जब लंग्स का साइज बढ़ जाता है तो आप इजीली इनहेल कर सकते हैं। इनहेलेशन की प्रोसेस हो गई है। दो जो आपके मसल्स हैं, एक ये वाली मसल्स और एक आपका डायफ्राम, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जब आपने कहा इसे आप कह रहे हैं इनहेलेशन, तो इसके जस्ट अपोजिट आपके पास आता है एक्सहेलेशन। क्लियर है इतनी बात? अब जब यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल आपने कर लिया है तो सेकंड आपके पास जो चीज आती है वो है, आपने कहा इनहेल तो आपने कर लिया। इनहेल का मतलब समझते हैं आप लोग, आपने क्या किया होगा, आपने जब इनहेल किया तो आपने अपनी एल्वेलाई में ऑक्सीजन को स्टोर कर लिया है। ऑक्सीजन को आपने क्या कर लिया, भर लिया। स्टोर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ऑक्सीजन को भर लिया है। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन को भर लिया है तो क्या होगा, आपने कहा गैसेस एक्सचेंज होगा। तो अब हम बात किसकी करेंगे, एक्सचेंज ही करेंगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2, गैसेस एक्सचेंज की हम बात करेंगे। गैसेस एक्सचेंज जब हमने पढ़ा था, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे, हमने कहा था दो पार्ट हमारे पास आते हैं। एक तो कंडक्टिव पार्ट आता है जो कि क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है। रियल एक्सचेंज जो हो रहा है वो आपके एल्वेलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में हो रहा है। तो हमने कहा एक्सचेंज कहाँ पर होगा, आपके एल्वेलाई में होगा। एल्वेलाई का डायग्राम बना लें, ये आपकी क्या है, एल्वेलाई है, ये आपकी एल्वेलाई है। एल्वेलाई का जो डायग्राम है उसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपने क्या, एल्वेलाई में कुछ आपकी क्या पाई जा रही हैं, कुछ कवरिंग्स पाई जा रही हैं। ठीक है, एक कवरिंग तो अंदर है, एक कवरिंग यहाँ पर आपके पास बाहर भी आ जाती है। ठीक है, अब आपने कहा किसके बीच में यहाँ पे हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आपके एल्वेलाई में क्या भरी हुई है, पूरी ऑक्सीजन भरी हुई है। आपके एल्वेलाई में पूरी ऑक्सीजन भरी हुई है। आपने कहा ये ऑक्सीजन देगी किसे, किसके बीच में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपने कहा था ब्लड वेसल्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्सचेंज अगर हो रहा है और यहाँ पर क्या बनी हुई है, ब्लड वेसल्स बनी हुई हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ये कौन से ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरी होंगी या वेन होंगी, तो आपका आंसर होना चाहिए ना ही आर्टरी है ना ही वेन है, ये है कैपिलरी। क्या है ये, कैपिलरी। क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यहाँ पर जो एक्सचेंज वाला पोर्शन आएगा वो आपका कहाँ आता है, कैपिलरी में आता है। कंडक्शन के लिए आपके आर्टरीज और वेन्स होती हैं। जहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वहां पर आपके क्या आएंगे, आपने कहा वहां पर आपके आएंगे कैपिलरी। कैपिलरी में भी सेम आपकी जो सेल्स हैं वो पाई जा रही हैं। अब ये डायग्राम, ये जो चीजें हैं सारी वो आपकी बुक में दी गई हैं, इसलिए आपको करना क्या है, साथ साथ में आप लोग नोट करते रहिए क्योंकि आपके लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपकी बुक में शॉर्टकट दिया गया होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर यहीं से समझ लेंगे आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। चलिए, फिर से इसमें एक और लेयर आती है जो बाहर होती है। अब आप समझ रहे होंगे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, अब लेवलिंग कर दें। अब हमारे पास बची है लेवलिंग, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आती है। आपने कहा जो ये बाहर वाली लेयर है आपकी, जो यहाँ पर बाहर वाली लेयर है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। सेम आपने बोला ये भी क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। सिंपल सी बात है। आपने कहा ये वाली जो आपके पास सेल्स आती हैं, ये वाली सेल्स हैं, इसे कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। आपने कहा ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये भी क्या है, सेम स्क्वैमस एपिथेलियम है, लेकिन इस स्क्वैमस एपिथेलियम का नाम हो जाता है एंडोथेलियम। इसे आप क्या कह सकते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं। अब हमारा यहाँ पर आपने बात की होगी टिश्यू के बारे में, जब आपने पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में आप अच्छे से समझ करके आ चुके हैं। और अब आप समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं। एपिथेलियम आपने वर्ड कहाँ सुना होगा। ठीक है, आपने कहा यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो ऑक्सीजन को कुछ लेयर्स यहाँ पे क्रॉस करनी पड़ती है। कौन कौन सी वो लेयर्स होती हैं, आपने कहा सबसे पहले तो होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। पहला क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। दूसरा आपके पास क्या आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। ठीक है, दोनों में आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ये बेस जो येलो कलर में आपको दिखा रही है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है,
तीसरी आपके पास फिर से क्या आती है, स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसका नाम है एंडोथेलियम। आपने कहा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, यहाँ ट्रैवल कर रही है, और इसने कितनी लेयर को क्रॉस किया है, आपने कहा 3 लेयर को क्रॉस किया है। आपका एक्सचेंज हो गया है किसमें, एल्वेलाई से कैपिलरी में। इतनी बात क्लियर है। तो सेकेंड हमारे पास पोर्शन आता है ट्रांसपोर्ट का। एक्सचेंज हो गया है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आपने बात की थी एक्सचेंज की। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। उससे पहले आपको ये डायग्राम समझना है। अब हम समझेंगे ऑक्सीजन आ तो गई है, लेकिन ऑक्सीजन ट्रैवल कैसे कर रही है। ऐसा तो क्या ऐसा होता है कि ऑक्सीजन सीधे हमारे ब्लड में आई और हमारे ब्लड के साथ बह गई, क्योंकि हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है लिक्विड में। और आप जानते हैं कि आपका जो ब्लड है वो क्या है, लिक्विड है। आपने कहा आपका जो ब्लड है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना है, प्लाज्मा है और ब्लड सेल से। मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा आपका लिक्विड है, और अभी हमने कहा है कि ऑक्सीजन लिक्विड में बहुत सॉल्युबल नहीं होती है। तो फिर हमने कहा कैसे ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हमारे ब्लड के साथ, कैसे ऑक्सीजन ट्रैवल कर रही है हमारे ब्लड के साथ, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। उससे पहले आपको क्या समझना है, एक्सचेंज को समझना है। ये वाला जो बीच वाला पोर्शन आता है इसे आप एक्सचेंज सरफेस कहेंगे। तो कैपिलरी को नीचे लिख लेते हैं, ये आपकी कैपिलरी है। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये आता है एक्सचेंज सरफेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हुआ। हमने कहा क्योंकि आपका जो ब्लड है वो है प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल से मिलकर के बना है। कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे आरबीसी की। आपने कहा कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। आपने कहा प्लाज्मा के साथ बहुत ज्यादा सॉल्युबल तो नहीं है, लिक्विड में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। तो आपने कहा कि फिर कैसे बाइंड करेगा हमारे ब्लड के साथ। आपने कहा कि हमारे ब्लड में हमारा जो ब्लड होता है वो होता है ब्लड सेल्स और होता है प्लाज्मा। आपने कहा 3% जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करती है प्लाज्मा के साथ, और 97% जो आपकी ऑक्सीजन है वो बाइंड करती है ब्लड सेल्स के साथ। और कौन सी ब्लड सेल्स, हम यहाँ पे आरबीसी लिखते हैं, ब्लड सेल्स के अलावा अगर हम आरबीसी लिखें तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आरबीसी, ठीक है। अब हमने कहा आरबीसी के साथ कैसे बाइंड करती है। आरबीसी में आपने एक पिगमेंट पढ़ा है, हीमोग्लोबिन। बहुत बार आप हीमोग्लोबिन पढ़ते चले आते हैं और आपके पास हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्या आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने कहा आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा, ठीक है। कैप्चर कैसे करेगा, आप छोटी सी बात है, मैं हीमोग्लोबिन हूँ, ये ऑक्सीजन थी, मैंने ऑक्सीजन को सिंपली पकड़ लिया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे ऑर्गन्स या टिश्यू या फिर सेल्स मिल रही हैं वैसे वैसे मैं ऑक्सीजन को क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो मैंने इसे क्या किया, कैप्चर किया है, पकड़ा है। कैसे पकड़ा है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। इजी है, समझ लेते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। चलिए तो ये चीजें हटा लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर हीमोग्लोबिन की, जो किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी क्या है, आपके ब्लड का पार्ट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं। तो बना लो हीम ग्रुप को इस प्रकार से, एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या है ये, हीम ग्रुप है। आपको कहा जाता है आयरन आपको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, खून की कमी हो गई है तो आयरन लीजिए, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन ही आयरन से बना है। आपका हीमोग्लोबिन क्या कराता है, आरबीसी को बना रहा है, जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कहा कि ये जो आपके पास क्या आए हैं, हीम ग्रुप आए हैं, इनमें कुछ चेन लगी होती है इस प्रकार से। इन चेन को कहते हैं अल्फा चेन और इनको कहते हैं बीटा चेन, ठीक है।
आपने कहा कि ये जो चेन होती है ये क्या होती है, आपने कहा ये चेन बनी होती है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी चेन होती है। ठीक है, क्या है ये, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी चेन होती है। अब क्या होता है, ये जो आपके पास 4 हीम ग्रुप आए हैं, ये जो आपके पास क्या है 4 हीम ग्रुप आए हैं, ये क्या करते हैं, इससे ऑक्सीजन के एक एक मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं इस प्रकार से। एरो नहीं बनाएंगे। क्लियरली विजिबल है आपको कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए हैं, हाईलाइट कर लेते हैं इन्हें। एक मॉलिक्यूल आपका ये है, एक मॉलिक्यूल आपका ये आता है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका ये आता है, तीसरा मॉलिक्यूल ये आता है और चौथा मॉलिक्यूल आपका ये आता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास आ गया है। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया है। अब ये हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी में है। आरबीसी कहाँ है, आपने कहा प्लाज्मा में है। ये आप ट्रेवल करेंगे। अब कुछ चीजें आपको समझनी है, वो जैसे कि क्या क्या चीजें हैं, ये हम बाद में बात करेंगे इसकी। आपने कहा कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में होता है। तो एक आरबीसी में आपके कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, आपने कहा अराउंड 280 मिलियन। समझ लें आप लोग, आपने कहा अराउंड 280 मिलियन एक आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपने कहा एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो आपने कहा 4 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को क्या करता है, कैरी करता है। कौन, आपने कहा हीमोग्लोबिन। और आपने कहा इस स्थिति में हीमोग्लोबिन का नाम क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपने कहा इसे आप हीमोग्लोबिन नहीं कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा इसे आप कहेंगे ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिंपली अगर मैं कहूं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, वो आपके पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आता है। मैंने कहा अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है तो इसे आप क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यही आपका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ये आता है। तो यहाँ पर आपको जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है, गैसेस एक्सचेंज के बाद कैसे ऑक्सीजन को यहाँ पर कैप्चर किया गया है। अब हम देखेंगे कि जब हीमोग्लोबिन जाता है टिश्यू या ऑर्गन के पास तो कैसे यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है, क्योंकि हमने कहा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। तो ऐसा क्यों होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी ऑक्सीजन को किसी ऑर्गन को दे देता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस आ रहे होंगे, उसको हम समझेंगे। तब तक आप लोग ये सारी चीजें क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, इतना क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं, अब आप समझ रहे हैं कि अब हम किसकी बात करेंगे। आपने सबसे पहले बात की किसकी, यहाँ पर ब्रीथिंग की। आप समझिए हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, और सबसे पहले आपने बात की है ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग में आपने इनहेल पढ़ा और एक्सहेल पढ़ा। कैसे पढ़ा, जिसमें आपने थोरेसिक चैम्बर को समझा। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पर किसकी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपने क्या समझा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपने समझा एल्विलाई और कैपिलरी के बीच में कैसे वहां पर क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुआ। पढ़ लिया हमने दूसरा स्टेप अपना। तीसरा स्टेप अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में अब हम समझेंगे कि कैसे आपके आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन था उसने ऑक्सीजन को किसे दिया है, टिश्यू को दिया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आपने कहा ये आपका था ऑर्गन, यहाँ पर क्या हुआ और यहाँ पर क्या आई, सीधे आर्टरीज आई। ठीक है, ये क्या है, आर्टरीज हैं। ध्यान देखिए यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज फिर से कैसे होगा, आपने कहा कैपिलरी होगा।
ये तो आपकी क्या थी, आर्टरीज आ रही थी, और आर्टरी से अब यहाँ पर क्या बनेंगे, कैपिलरी बनेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कैपिलरी बन गई है। यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्यों होगा कि हीमोग्लोबिन यहाँ पर अपना ब्लड देगा, क्योंकि आपने कहा यहाँ पे CO2 थी, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस तो चल ही रही है किसकी, रेस्पिरेशन की। आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, CO2 होता है। जब CO2 होता है तो आपने कहा यहाँ पर अब कंपटीशन क्रिएट हो गया है ऑक्सीजन और CO2 के बीच में। तो जब CO2 यहाँ पर होता है तो CO2 इजिली बाइंड कर जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। आपने कहा ऑक्सीजन भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन किससे बाइंड कर, ऑक्सीजन ने किससे बाइंड किया था, हीमोग्लोबिन से। लेकिन जो CO2 थी हमारी वो और इजिली बाइंड कर सकती है किससे, हीमोग्लोबिन से। तो अब जब हीमोग्लोबिन यहाँ पर आए तो हमने हीमोग्लोबिन को कैसे देखा था, इस प्रकार से, ये हमारा हीमोग्लोबिन था, ठीक है। अब यहाँ पर जब क्या होता है, यहाँ पर जब कंपटीशन क्रिएट होता है तो आपने कहा ये जो आपका एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। क्यों ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इसके बदले अब CO2 यहाँ पर आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, आपने कहा ऑक्सीजन के बदले CO2 ने यहाँ पर क्या कर लिया है, बाइंड कर लिया है, ठीक है, क्लियर है। अब आपने कहा ये जो ब्लड है आपका, वो आपका कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हो गया है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया होगा तो आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है, आपने कहा, हमने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ये है, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो होता क्या है, हीमोग्लोबिन एक चक्कर में या एक बार में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल को आपके टिश्यू ऑर्गन, आप कुछ भी कहिए, उसे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एक मॉलिक्यूल को यहाँ ट्रांसफर करेगा, जो CO2 है वो यहाँ बाइंड करेगा। अब ये ब्लड जो होगा आपका वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है इतना, आपने पढ़ लिया है इंटरनल रेस्पिरेशन क्यों हुआ। अच्छा, इसका रीजन अगर मैं पूछूं कि रीजन क्या रहा होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस भी होता। आपने कहा यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई थी ऑक्सीजन की, यहाँ पर बहुत कम थी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, इसलिए भी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए भी CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में और ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। आपका इंटरनल रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। क्लियर है इतनी बात कि इंटरनल रेस्पिरेशन आपका कैसे कंप्लीट हुआ है। एक बार आप सारी चीजें को एक बार फिर से देखिए। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्टर्स आते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आपके इंटरनल रेस्पिरेशन को इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं जो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। उनके बारे में पढ़ने से पहले हम एक चीज, एक लाइन डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कंप्लीटली रेस्पिरेशन पे ही ध्यान देंगे। आपने कहा रेस्पिरेशन जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है। आपने कहा एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब आप इस पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन के आपको टाइप्स बताए गए हैं। आपने कहा 2 टाइप होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप आपको बता रखे हैं। एक आपको सिचुएशन दी गई है कि एक सिचुएशन के तौर पर आपको बताया गया है, ठीक है। होता है क्या है, यहाँ पर आपने कहा जो ग्लूकोज है वो आपका टूटता है किसमें, पाइरुवेट में। इस पर एक्शन करेगा फिर से क्या, आपने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन एक्ट करेगी और अब यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। तो एक तो आपके पास जो प्रकार आया वो आया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। दूसरा आपका होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होगा, जो कि अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और तीसरा आपके पास आती है कि क्या हो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है। इस बारे में हम बात करेंगे जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। सेल की बात हो रही है, ठीक है। आपने कहा ये प्रोसेस चल रही है साइटोप्लाज्म में। आगे की जो प्रोसेस है, आपने कहा अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसका एग्जांपल आपके पास ईस्ट आता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका आता है वो एथेनॉल आता है, CO2 आता है, एनर्जी है। तो आपने कहा है एनर्जी और CO2 तो सेम प्रोडक्ट आते हैं, एथेनॉल यहाँ पर अलग प्रोडक्ट आ गया है।
अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बात करते हैं तो आपने कहा CO2 है, एनर्जी है प्लस वाटर है। आपने कहा यहाँ पर दोनों में, अगर दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर एथेनॉल बन रहा है ईस्ट में। ईस्ट के है आपने कहा एक फंजाई है, एक क्या है कवक है, यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है। आपने कहा दोनों में अगर डिफरेंस हम देखें तो एक में प्रोडक्ट एथेनॉल बना और इसके बदले यहाँ पर क्या बना, वाटर बना, ठीक है। मेन प्रोडक्ट एनर्जी होता है, एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर होता है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बन रही है तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आपने कहा कि यहाँ पर जो ग्लूकोज टूट रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यहाँ पे रिलीज होती है। अगर हमने कहा ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट रहा है तो एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है, लीस्ट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। ये तो दो चीजें थी, सिंपल सी चीजें। तीसरा हमने कहा क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि आप क्या कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं एकदम से, आप एकदम से भागने लगते हैं, या फिर आपने क्या किया पहले ही दिन, जैसे आप क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज आप करते हैं, पहला जो दिन आपका होता है या पहले दिन या 2-3 दिन जो स्टार्टिंग के आपके डेज होते हैं उसमें क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं और आपके मसल्स में पेन होने लगता है और ये पेन काफी होता है। अगर आप जितनी आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे उतना ही पेन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मली आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी आप इनहेल कर रहे थे, ठीक है। एकदम से आपने क्या कर दिया, एक्सरसाइज को बढ़ा दिया है तो आपको और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। इसका सिंपल सा मतलब था कि और ऑक्सीजन को आपको और ग्लूकोज को आपको तोड़ना है, और इसका सिंपल सा मतलब है कि और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। सिंपल सी बात है। आपने क्या किया, बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, एक्सरसाइज आपने की, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए थी एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी, आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और आपने कहा ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, आपने कहा ऑक्सीजन के द्वारा करेंगे। अब आप इनहेल करते हैं, बहुत तेज से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यानी कि आपके श्वसन दर बढ़ जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लगातार आप एक्सरसाइज करते चले जा रहे हैं या काम करते चले जा रहे हैं, आपने कहा आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वहां पर हो जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। इस स्थिति में होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने लगता है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या पाया जाता है, आपने कहा यहाँ पर ये वाला रेस्पिरेशन हमें पाया जाता है, ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन भी कहते हैं। आपने कहा हमें यही श्वसन पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली तो कभी कभी इस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना, एक तो लैक्टिक एसिड बना, कि एनर्जी तो सब में बनेगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के लिए ही ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। आपने कहा एनर्जी तो बनेगी, बहुत कम एनर्जी बनती है, किसके कंपेरिजन में, इस वाले रेस्पिरेशन के कंपेरिजन में। एक और नया प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है आपके मसल्स में। यही रीजन है कि हमारे मसल्स में पेन होने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में आएंगे वैसे वैसे जो लैक्टिक एसिड है वो आपका क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा और आपका जो बॉडी पेन है वो सही हो जाता है। तो एक जनरल सा आइडिया आप ले लीजिए कि इसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन से जो फैक्टर थे जो रेस्पिरेशन को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। तो अभी तक की जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं एक बार आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।